नाज़रीन, प्रोग्राम वकील साहब में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आज़म आज़मी। प्रोग्राम वकील साहब के ज़रिए हमारी कोशिश होती है कि आपके जहन में कोई कानूनी उलझन हो, कोई परेशानी हो, कुछ जानना चाहते हो आप, तो वो घर बैठे एक फ़ोन कॉल के ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं। इसीलिए हम अपनी नौयत का एक अलग प्रोग्राम लेकर आए हैं ताकि आप कानून को करीब से जानें। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील डॉक्टर फ़ारूक खान साहब। फ़ारूक खान साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई भी उलझन हो तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे साथ। फ़ारूक खान साहब अगले 1 घंटे तक जुड़े रहेंगे, जो आपके सवालों का जो भी होगा बेहतर वो जवाब देंगे। फ़ारूक साहब, शुरुआत यहाँ से करेंगे। आज दिवाली है। हर साल हम दिवाली के मौके पर देखते हैं पटाखों को लेकर तज़ब्ज़ुब का एक मामला बना रहता है कि पटाखे बेचे जाएंगे या नहीं बेचे जाएंगे। आखिरी दिन तक ये इस तरह की बातें चलती रहती। क्या इस तरह की कोई गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की कि पटाखे बेचे जाना है या नहीं बेचे जाना है? क्योंकि कल तक हमने देखा कि तेलंगाना की अगर हम बात करें कि यहाँ पर पटाखे सेल होंगे कि नहीं, कल तक की तज़ब्ज़ुब बरकरार था। जी, सबसे पहले तो मैं आज़मी साहब, न्यूज़ 18 उर्दू के सारे जो व्यूअर्स हैं उनको दीपावली की बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। जी जी। और उसके बाद जहाँ तक बात पटाखों को लेके है, देखिए अब पटाखों का मामला ये है कि पॉल्यूशन की वजह से स्मॉग जो बनता है, जो पॉल्यूटेंट क्रिएट होते हैं, और उसकी वजह से एनजी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, डिफरेंट हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट भी डिफरेंट ऑर्डर्स करती रहती है। जरूरत इस बात की है कि इस पे कोई एक बेहतर वो हो जाए, एक गाइडलाइंस बन जाए और एक कोई लॉ इनेक्ट हो जाए कि कब क्या, क्योंकि इससे कंफ्यूजन क्रिएट रहता है। और इससे खास तौर से जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो व्यापारी हैं, जो कारोबारी हैं, जो पटाखों को खरीदते हैं और इस सीजन के लिए खरीदते हैं, उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी मार पड़ जाती है। तो और उसके बाद हमने देखा, आप लोगों ने भी दिखाया न्यूज़ मीडिया में कि कैसे जो बेचारे छोटे जो लोग हैं, जो पटाखे वगैरह बेच रहे होते हैं अपनी गली मोहल्लों में, फड़ वगैरह लगा के उनके साथ पुलिस का जुल्म हुआ, उनको साथ मारा पीटी और उनके सामान को लेकर। तो इस पे एक जरूरत है, क्योंकि अब ये जो पॉल्यूशन का मामला है, ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का मामला है, ये अब साल दर साल, ये हर साल का एक मामूल हो गया है। तो अब इस पर ये कोई नई बात नहीं है कि 2020 में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 600 क्रॉस कर जा रही है, डेंजर जोन में जा रही है, तो कोई 2021 में कोई बहुत चीज अच्छी होने जा रही है। नहीं, सवाल ये कि कोई तयशुदा गाइडलाइन नहीं है, तो अगर आपने ज्यादा माल ला के रख लिया और आखिरी दिन ये होता है कि आप नहीं बेच सकते, तो क्या ऐसे में कोई कोर्ट का रुख कर सकता है? रुख किया है लोगों ने कोर्ट का। जैसे तेलंगाना वाली बात आपने कही, सुप्रीम कोर्ट ने हल्का सा मॉडिफाई किया ऑर्डर, फिर ग्रीन क्रैकर्स की बात आई। देखिए इस पे क्या है ना, एक डायलेमेटिक पोजीशन है, अभी इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। मतलब क्या है, हर इसकी एक इस पे मेरे समझ से एक यूनिफाइड पॉलिसी बननी चाहिए, एक यूनिफाइड गाइडलाइंस। और ये गवर्नमेंट का काम है, कोर्ट का काम ये एक्चुअली है भी नहीं कि कब पटाखे कहाँ बेचे जाने हैं, कौन से बेचे जाने हैं, कौन से यूज होने हैं, कौन से आर्टिकल प्रोहिबिटेड रहेंगे। तो इस पे एक यूनिफाइड पॉलिसी आनी चाहिए। देखिए इसके दो जो है वो मामले हैं। एक तो ये कि भाई एक त्योहार है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है और इससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उसका भी सम्मान है, पूरी उसकी इज्जत है। और एक साथ में जो है वो एक प्रॉब्लम है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का है, जो हवा की क्वालिटी का है। तो इन दोनों में एक बैलेंस बना के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कोशिश की। बीच में आपने देखा होगा कंटेम्प्ट तक में मामला आ गया कि बड़े बड़े वो स्मोक गन के टावर्स लगाने की बात थी, लेकिन सरकारें इसमें बहुत ज्यादा सीरियस नहीं रहती हैं। ऐसा नहीं है, देखिए आप चाइना को देखिए, शंघाई वगैरह को देखिए, उन लोगों ने कैसे जो है वो अपने पॉल्यूशन को कंट्रोल किया। हम लोग इस पे कोई बहुत ज्यादा सीरियस पॉलिसी लेंगे, बातें तो हम बहुत करते हैं, कागजों में बहुत सारी कार्रवाइयां हैं, लेकिन एक्चुअली जमीनी सतह पर इंप्लीमेंट नहीं होता। बिल्कुल, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम अभी आसाम से बात कर रहे हैं भाई। जी, सवाल पूछिए अपना। जी भाई, सवाल पूछिए अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए हम लोग का एक भाई है, बड़ा भाई है, वो शादीशुदा नहीं है, वो लड़का उड़का भी नहीं है। तो उनका एक लैंड है, वो हमारा बॉक्स में लेने के लिए क्या सेटलमेंट जाना होगा या केस करना पड़ेगा? मेरा आपके भाई है, शादीशुदा नहीं है, कोई औलाद नहीं है उनकी जमीन आप लेना चाह रहे हैं? जी जी, हमारा भाई तो 7 भाई है, 2 बहन है, वो हमारा
पक्ष में लेने के लिए सेटलमेंट जाना पड़ेगा या केस करना पड़ेगा? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि ये पार्टीशन केस के लिए टाउन का और ग्रामों का ये फीस कितना कैसा होता है? फारूक साहब, अगर सवाल समझ में आए हो तो। जी, मुझे बात समझ में थोड़ी बहुत तो आई गई है। पहली बात ये कि जो इनके भाई हैं और जिनका ये हक लेना चाहते हैं, तो जब तक वो अल्लाह उनको जिंदगी दे और हयात दे, जब तक वो हैं तो उनका हक ये कैसे ले लेंगे? ये बातें इंसान के जाने के बाद की होती हैं कि हक कैसे लिया जाए और किसका हक है और किसका हक नहीं है। और जहां तक बात पार्टीशन का है, पार्टीशन के लिए अगर आपस में हम पार्टीशन तय नहीं कर सकते, एमिकेबली अगर आपस में लोग सहमति से पार्टीशन को नहीं बना सकते, तो फिर उसका तरीका ये है कि आप कोर्ट जाइए और पार्टीशन सूट फाइल कीजिए। जी, चलिए एक और कॉल हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जहीराबाद से कोयल से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए अपना। जी, मेरी एक जो है लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है। उसके बाजू जो है गांव लगा हुआ है। ठीक है। उसमें जो है नाजायज 3 घर बने हुए हैं काफी दिनों से। आपकी जमीन पर? हाँ, जमीन पे, हमारी जमीन पे बने हुए हैं। ठीक है। जब भी जो है जाके रुकाने की कोशिश करते हैं, झगड़ा कर रहे हैं लोग। ठीक है। इसके बारे में क्या सलूशन है? चलिए, कागजात जमीन के आपके पास है पूरे? है, कागजात सब है। फारूक साहब, इनकी एग्रीकल्चर लैंड है, उस पे कब्जा हो गया, कुछ लोगों ने घर बना लिया है, गांव के करीब है, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? सबसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये कि ये सिविल सूट फाइल करें एविक्शन का, मैंडेटरी और परमानेंट इंजंक्शन का। इसके लिए इनको, अगर इनके जमीन पे ये मालिक हैं और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में और सारी चीजों में इनकी ओनरशिप है और इनकी जमीन पे नाजायज किसी ने कब्जा किया हुआ है, तो ये इनको मुकदमा फाइल करना चाहिए और साथ में इनको पुलिस में भी कंप्लेंट देनी चाहिए। और ऐसे मामले में जहां भी किसी के जमीन पे या मकान पे कोई भी नाजायज कब्जा हो जाता है, तो उसमें जो फरीक हैं, जो विक्टिम है, उन्हें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत कोर्ट का रास्ता लेना चाहिए, क्योंकि आप जितना देर करेंगे उतना आपके लिए नुकसानदेह होगा। जी, तो चलिए, बिल्कुल देर मत कीजिए, जो भी है कोर्ट का सहारा लीजिए। एक प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, आपको बता दें कि आपके जहन में भी अगर कोई उलझन हो, कोई सवाल हो, तो हमारे साथ डॉक्टर फ़ारूक खान साहब इस वक्त लगातार बने हुए हैं, अगले घंटे तक हमारे साथ बने रहेंगे, आप अपने सवाल कर सकते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो हमारी 2 दुकानें हैं हवा कदल में, वो सिनेमा इकबाल है, वो कांग्रेस में है। कहाँ से बात कर रहे हैं, पहले बताइए। क्या है, इसे कब्जा किया है, जबरदस्ती कब्जा किया, वो पंडित की प्रॉपर्टी है असल में, मगर पंडित हमसे दूर है, इसका एड्रेस पता नहीं है। बिल्कुल, पहले आप कहाँ से बात करें ये बताइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? और 2 दुकानें हैं, वो सिनेमा इकबाल है, वो कांग्रेस में है, एक्टिविस्ट है कांग्रेस में, उसने उन पर कब्जा किया है। दुकान आपकी है? सारी पंचू के मकानों पर भी कब्जा किया है उसने, जो माइग्रेंट निकले हैं यहाँ से। अब वो पंडित का हमें एड्रेस नहीं है, मगर हमने उसका जो वन टाइम हमें वो 1994 में मिला था जम्मू में, हमने किराया दिया उसको 20 साल तक पूरा। तो अब वो जबरदस्ती कब्जा कर रही है, मगर हमारे जज साहिबा है यहाँ उम्मीद कुसुम, जज श्रीनगर कोर्ट में, उसने हमें दिया है स्टेटस को, मगर स्टेटस को के बावजूद उसने हमें हाई कोर्ट से समन भेजा है कि आप ये दुकानें खाली करो। अगर स्टेटस को उन्होंने दिया है तो मतलब फिर भी ये समन क्यों दिया है? जरा आप इस पर हमें जरा समझाइए प्लीज। अब मैं समझ गया, मैं इसका जवाब देता हूँ। जी आजमी साहब। जी, ये मुझे प्रोटेक्टेड टेनेंट का मामला, इनकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही थी, लेकिन ये प्रोटेक्टेड टेनेंट का मामला है, इनका लगता है, और उनकी बातों से ये अंदाजा हुआ कि सिविल कोर्ट से इनके फेवर में कोई स्टे है, या ये मुकदमा जीत चुके हैं, या कोई इंट्रीम स्टे ये एंजॉय कर रहे हैं। 20 साल जी, तो वो प्रोटेक्टेड टेनेंट में आ जाएंगे, रेंट कंट्रोल एक्ट के उसमें मामले में आ जाएंगे वो। और शायद इनको कोई कोर्ट ने रिलीफ दी हुई है, लोअर कोर्ट ने, और उसके बेसिस पे जो लैंडलॉर्ड हैं वो हाई कोर्ट गए हुए हैं, वहां से इनको नोटिस आई हुई है। तो कोर्ट जाना उनका अख्तियार है, और आपके अगर फेवर में एक कोर्ट से ऑर्डर है तो ऑफकोर्स आपको जाके उस ऑर्डर को एपलेट कोर्ट में डिफेंड करना होगा। तो बेहतर ये है कि आप हाई कोर्ट में अपना एक लॉयर अपॉइंट करें और उसके बाद उस मुकदमे को लड़ें और मेरिट,
और अगर लोअर कोर्ट से आपके फेवर में चीजें हुई है तो आप उम्मीद करें और आप ये कोशिश करें कि वो ऑर्डर अपहेल्ड हो और जो उन्होंने अपील फाइल किया है वो डिसमिस हो। पर हाई कोर्ट उसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करेगी। अपीलेट कोर्ट का मतलब यही होता है कि लोअर कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बेहतर है कि नहीं कानून और फैक्ट के दायरे में। तो हाई कोर्ट अपने हिसाब से उसको मेरिट करेगी, उसको एग्जामिन करेगी। तो आपके लिए बेहतर ये कि आप वहां जाएं और अपनी बात वहां डिफेंड करें हाई कोर्ट में। जी जी, चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, टीवी की आवाज थोड़ा सा कम कर दीजिए। आप जब भी कॉल करें तो बराए मेहरबानी टीवी की आवाज थोड़ा सा कम कर दीजिए, टीवी से थोड़ा सा दूर होकर बात करें ताकि आपकी बात हम तक क्लियर पहुंच सके और वकील साहब आपकी बात का जो है वो जवाब दे सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम कश्मीर से बोल रहे हैं, बारामूला से। कश्मीर बारामूला। जी सवाल पूछिए अपना। जी मेरा नाम है तबस्सुम। हाँ जी, हमारा मसला ये है कि हमारा एक दुकान है, वो प्रॉपर्टी है टाउनिया वालों की। आवाज आपकी बहुत हल्की आ रही बहन। जी हमने एक दुकान लिया है, ठीक है, वो टाउन एरिया वालों से लिया है, रेंट बेस पर। लीज पर लिया है? जी रेंट बेस पे लिया है। ठीक है, अलॉटमेंट हो गई है, उसकी अलॉटमेंट हो गई है। तो उस वक्त हमारे बच्चे छोटे थे, मतलब मेरा एक ही बच्चा था उस वक्त बच्चा था 3-4 महीने का। तो फिर हमने हमारे साथ रहता था छोटा देवर, उसी के नाम पे किराया दिया। ठीक है, तो अब उसको वो चेंज करवाना था। अब बच्चे बालिग हो गए हैं, अब वो चेंज करवाना था, उसके लिए हमें क्या करना है? चलिए बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। फारूक साहब, दुकान का है, छोटा बच्चा था तो उस टाइम इन्होंने अपने देवर के नाम करा लिया था, बच्चा बड़ा हो गया इनका, तो अब उसके नाम कराना है तो क्या प्रोसीजर होगा? वो अलॉटमेंट जो अलॉटमेंट एजेंसी जिस एजेंसी ने किया, वो उनके अपने रूल्स होंगे। और देवर जो इनके नाम बच्चे के नाम पे नहीं था, देवर के नाम पे था, तो ऑफ कोर्स वो अलॉटमेंट पॉलिसी अगर, क्योंकि ये नॉर्मली जो लोकल बॉडीज होती हैं इनकी अपनी अलॉटमेंट की पॉलिसीज होती हैं, अपने रूल रेगुलेशंस होते हैं। तो टेक्निकली जो इसमें उम्मीद है वो ये है कि आपको जाके और रेलिंक्विशमेंट डीड वगैरह साइन करना पड़ेगा इनके देवर को। और अब इनका जो बच्चा जो पहले माइनर था वो मेजर हो गया है, उसके हक में हो जाएगा। हाँ, अब ये अगर उनके देवर नहीं करना चाहेंगे तो फिर इनके लिए जरा मुसीबत होगी, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंटेशन इस लिहाज से है कि वो माइनर के गार्जियन के बेसिस पे देवर को बनाया गया था, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो ओरिजिनल अलॉटमेंट ही देवर की थी और ये एक फैमिली की इंटरनल अंडरस्टैंडिंग थी, तो देन इनके लिए फिर जरा थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, पहले जो मैंने क्वेश्चन किया था ना जी, तो उसी टाइम में हमारा ये टीवी का कारण चला गया था, लेकिन हमको उत्तर नहीं सुना पाया है। फिर क्वेश्चन करता हूँ मैं। बिल्कुल नहीं, ये यूट्यूब पे भी रहता है, आप वहाँ पर भी जाके एक बार देख लीजिए। उसका जवाब वही दिया था कि भाई आपका जब तक हयात है तब तक आपके नाम पे कैसे होगी? नहीं है, वो तो इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया है। हाँ जी, ओके, उस वक्त आवाज आपकी क्लियर नहीं। तो फारूक साहब, जो बड़े भाई की बात कर रहे थे हम लोग, तो भाई का इनका जो है वो इंतकाल हो गया, उनकी शादी नहीं हुई थी, कोई बच्चे औलाद नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी का क्या होगा जो उनके नाम है? उस प्रॉपर्टी के अपने रेगुलेशंस हैं, उसके कानून हैं कि किसके पास कितनी जाएगी। 37 पॉसिबिलिटीज होती हैं इस्लामिक शरीयत में इनहेरिटेंस की। तो अभी किस कंडीशन में लाई डाउन करते हैं, इनके भाई कोई मकरूज थे, अगर उनका इंतकाल हो गया, उनकी कोई कर्ज थी, या वो कुछ वसीयत करके गए हैं, कितनी वसीयत करके गए हैं, मतलब वो एक 37 कंडीशंस हैं ओवरऑल, उसमें एक सिचुएशन पैदा होती है। तो अगर उसके लिए ये और बाकी भाइयों के का भी हक बनता है, और ये शायद पार्टीशन की बात भी कर रहे थे, तो इनको एक अगर कोई एमिकेबल सॉल्यूशन, ये 7 भाई 6 भाई जो बचे वो निकाल सकते हैं तो निकाल लें, और वरना फिर कोर्ट का रुख करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, हम आबिकारपुरा डल से बोल रहे हैं, जी श्रीनगर। जी जी, सवाल कीजिए अपना भाई।
जी सर, हमारे पास एक हाउस बोट का लाइसेंस था। हाउस बोट का? जी, हाउस बोट का लाइसेंस था, जो फादर के नाम से रजिस्टर्ड। ठीक है। हेलो। हाँ जी जी बिल्कुल, सवाल कीजिए अपना। जी, फादर के नाम से रजिस्ट्री थी, उनकी डेथ हो गई है। आवाज तो फिर अभी हमको ये अपने लीगल मतलब जो हम ये ट्रांसफर करवाना था, लेकिन वो हो नहीं रहा है। वो बोल रहे कि आपको मतलब लीगल गियर बनाना पड़ेगा, लेकिन जो पटवारी है वो करा के नहीं दे रहे हैं हमको। वो बोल रहे हैं इसमें लौड़ा का इशू है, वो इशू है, ये इशू है, जिसके कारण हमारा काम हो नहीं पा रहा है। चलिए बिल्कुल, जो भी बेहतर जवाब होगा वो दिया जाएगा। तो फारूक साहब, हाउस बोट इनके वालिद के नाम था, उनका इंतकाल हो चुका है, ये अपने नाम कराना चाहते हैं लेकिन दिक्कतें पेश आ रही। देखिए, ये रूल्स पे मैंने ऑफ कोर्स ये मैंने बताया कि बहुत सारी चीजें लोकल एजेंसी के रूल्स पे होती हैं। तो अगर वो ट्रांसफरेबल राइट्स हैं कि लीगल हेयर्स को जाने हैं, तो पहले तो जो मैं एक आपको जनरल रूल बता रहा हूँ जो नॉर्मली ऐसी चीजों में होता है, वो वहाँ कितना एप्लीकेबल होगा ये देखना होगा। तो उसमें अगर एक मान लीजिए कि 3-4 भाई बहनें हैं, तो अगर वो एक के नाम पे हाउस बोट कराना चाहते हैं उसका लाइसेंस का, और रूल्स परमिट करता है, तो बाकी लोग रिलिंक्विशमेंट देंगे कि भाई नो ऑब्जेक्शन देंगे कि ठीक है इनके नाम पे कर दिया जाए। और उसके बाद फिर उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जमा होती है वहां पे जो भी कंसर्न एजेंसी, गवर्नमेंटल नोडल एजेंसी हो, वहां ये दाखिल करेंगे। और अगर वो उस रूल्स के तहत उसको नहीं करते तो ऑफकोर्स उसको आप कोई एपेलेट बॉडी होगी उस रूल्स के तहत में वहां भी दाखिल कर सकते हैं। वो भी आपकी बात नहीं सुनती तो आप सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन है? जी, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ, मेरा नाम हाजरा है। जी बोलिए, सवाल पूछिए अपना। जी, मेरे शौहर के 2 बीवियां थे, मैं और एक थे। ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब था उनका। शौहर का गवर्नमेंट जॉब था? जी, उनका इंतकाल होने के टाइम पे मेरे लड़की की उम्र 14 साल थी। उनके दूसरे बच्चे जॉब के वास्ते अप्लाई करे थे, तो उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद में मैं बच्चा जब 18 साल का हुआ तो मैं भी जॉब के लिए अप्लाई करी, तो रिलैक्सेशन के अंदर देते बोल के ऐसा बोल रहे, तो मिलती होंगी जॉब या नहीं ये मालूम करना था मेरे। अब 24 साल का है मेरा लड़का, ग्रेजुएट। आपके शौहर का इंतकाल सर्विस के दौरान ही हो गया था? जी हाँ, ड्यूटी के दौरान ही हुआ था। हाँ, उनके लड़के दोनों की भी एज बार हो गई, जो डाले थे वो लोगों की। तो फारूक साहब, क्या इसमें कुछ बेहतर जवाब दिया जा सकता है? सवाल दोहरा दीजिए आजमी साहब, मैं इनकी बात पूरी तरह सुन नहीं पाया था। इनके शौहर की 2 बीवियां थी, तो उनका शौहर का इंतकाल हो गया, ड्यूटी के दौरान गवर्नमेंट जॉब में थे। अब गवर्नमेंट जॉब अगर किसी को मिलना है तो किसको मिलना, मतलब दोनों के बच्चे बालिग हो गए हैं, इस तरह का सवाल उन्होंने किया है कि किसको जॉब मिलना चाहिए, क्या तरीका है उसका? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं वाज़ेह कर दूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट की हालिया रूलिंग आई है कि जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट होता है वो राइट नहीं होता, अख्तियार नहीं है, वो डिपार्टमेंट की मर्जी है वो अगर करना चाहे तो। और उसके बाद अगर डिपार्टमेंट करने को इंटरेस्टेड है इनके हस्बैंड जो मरहूम है उनकी जगह पे इनके बच्चों में, तो अब ये एक बड़ा टेक्निकलिटी इशू आता है जहां ऐसे कंडीशंस होते हैं। अभी हालिया में लखनऊ हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच का ये ऐसा ही एक मैटर आया, एक बॉम्बे हाई कोर्ट का मैटर भी आया। अगर आप लोगों ने देखा होगा, एक जीआरपी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के कांस्टेबल का मैटर था, किसको माना जाए। तो ये कंडीशंस क्या है, ये बड़ी फैक्चुअल मैट्रिक्स पे डिपेंड करती हैं और ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। कोर्ट बहुत सारी चीजों को इवेल्युएट करेगी। नॉर्मली ऐसे केसेस में हमने ये देखा है कि अगर किसी एक को वो अपॉइंटमेंट के लिए रुख देर की तरफ उसका ऑर्डर जा रहा है तो उसको ये कहती है कि वो दूसरे फरीक को वो कॉम्पनसेट करे इन लॉन्ग टर्म और इन शॉर्ट टर्म। तो दैट डिपेंड्स। तो अगर अपॉइंटमेंट की कंडीशंस बनती है और अगर आपस में ये लोग कोई सहमति नहीं बना पाते तो देन द ओनली ऑप्शन इज टू गो टू हाई कोर्ट। तो फारूक साहब, एक चीज और यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि अगर शौहर का इंतकाल हो गया, उनकी 2 बीवियां थी, हिंदूज में तो खैर ये चीज नहीं, लेकिन मुस्लिम में है कि अगर 2 बीवियां हैं तो पेंशन किसको जाएगी, पहली बीवी को या दूसरी बीवी को, क्या इसका कोई तरीका है?
एक्चुअली ये प्रॉब्लम मुस्लिम्स में नहीं, ये प्रॉब्लम हिंदू कम्युनिटी में भी है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मैटर्स हम लोग देखते रहते हैं जहाँ दो शादियां हैं, हालांकि शादी वॉइड रहती है, मतलब वो शादी की लीगल सैंक्टिटी नहीं है, लेकिन हिंदू लॉ में आप देखेंगे कि इवन जो इलेजिटिमेट चाइल्ड जिसको कहते हैं, उसको जो वेडलॉक से पैदा होता है, उसके भी अख्तियारात हैं, उसके भी राइट है जो कानून में। तो ये मैंने कहा जैसा आपको कि एक बड़ा कॉम्प्लेक्स पोर्शन ऑफ फैक्ट है जो कि कोर्ट डिटरमिन करती है बहुत सारी चीजों को देखते हुए। तो अगर कंपेशनेट अपॉइंटमेंट की कोई बात है और उसके कंडीशन पे कोई है तो उसको कोर्ट देखेगी। बहुत सारी शादियां वॉइड होती हैं, बहुत शादी हो सकता है दूसरी शादी वॉइड हो या वॉइडेबल हो, वो शादी में ही ना हो, उसको शादी मानने में कोर्ट तैयारी ना हो, उसमें कंसीलमेंट हो पहली शादी का या उसमें एक्विजेंस हो। तो ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स है जो कि कोर्ट पर्टिकुलर फैक्चुअल मैट्रिक्स पे ही डिसाइड करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि डॉक्टर फारूक खान साहब हमारे साथ लगातार बने हुए। आपके जहन में भी अगर कोई सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर आपका खैर मकदम। नाज़रीन, हमारे साथ मारूफ वकील डॉक्टर फारूक खान साहब लगातार बने हुए हैं। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है, कोई उलझन है तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। एक कॉल हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? सिद्दीपेट से बात कर रहा हूँ मैं। फारूक हुसैन हूँ, मेरा नाम फारूक हुसैन है। जी जी फारूक साहब, बताइए, सवाल पूछिए अपना। जी, हमारे दादे मिलिट्री में काम कर रहे थे, तो एक सर्विसमैन के तहत 1974 में गांव में 5 एकड़ जमीन दिए थे। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से मिली थी? दी, हाँ मिली थी। तो परम पोगु थी, तो परम पोगु सरकारी जमीन थी, वो दे दिए। तो हम काश्त कर ले रहे थे उसमें। उस जमाने में बोर नहीं, कुछ नहीं, मगर खाली ऐसे जो कुछ ऐसे डालते थे, फली वगैरह, मूंग वगैरह डालते थे। जी। तो उसके बाद उनका इंतकाल हो गया और उसके बाद उनके बेटे हमारे चाचा थे। तो हमारे चाचा क्या करे, उन्होंने भी ऐसे करते थे। अब वो ये क्या निकलता कुछ नहीं बोल के बड़े अब सिद्दीपेट में आके वो दुम्पलपल्ली बोल के है, वो गाँव में दिए वो लोग। तो सिद्दीपेट में ऐसे कारोबार कर लेके जीते थे। ठीक है। तो उनका इंतकाल भी हो गया। तो अब बच्चा बेटा है, अब बेटा बोले तो मेरे भाई तो चचेरे, तो अब उन्होंने क्या बोल रहे हैं, तो गए तक पासबुक देते करते उनके बोले, तो क्या है वहाँ गए तक क्या है, नहीं है तुम्हारे पासबुक, वो दूसरों को अलॉट कर दिए बोल के बोल रहे हैं। पाहनिया में क्या है 18 तक है, 2012, 13, 14 ऐसा तक है। अब उसके बाद नहीं है, दूसरों के नाम आ रहे हैं। तो नहीं, तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है उसका? वो पहानिया है ना, पहानिया है, पानी डॉक्यूमेंट्स। हाँ पहानिया है। वो दादा को दिए सो नहीं मिल रहा, मगर दादा काम करे सो वो उनका पूरा नंबर वगैरह है, मिलिट्री में नंबर करे सो नंबर वगैरह सब है। हमारे को अलॉट करे सो 347 सर्वे नंबर भी है। मगर वो 347 बीच में गायब होके 347/1, 2, 3, 4, 5, 6 बोल के दूसरे हिंदुओं के नाम आ रहे हैं। तो ये कैसा हुआ बोल के हम आ रही पूछो तो कलेक्टर के पास जाओ, तहसील ऑफिस के पास जाओ, हमारे को नहीं मालूम बोल के वो बोल रहा हूँ। अब तहसील ऑफिस की जवाब गए तक ये धरनी बोल के आ गया ना, धरनी में किधर का उधर हो गया, बंद हो गया वो। ठीक है, धरनी जो पोर्टल है उसमें आपने देखा, उसमें किसका नाम दिखा रहा है? हाँ वो देखा मैं, देखे तो सर्वे नंबर नहीं है, सर्वे नंबर ही नहीं है उसमें, नहीं है। चलिए बिल्कुल। फारूक साहब, इसका क्या कुछ हल निकल सकता है? तो ये देखना पड़ेगा कि जो अलॉटमेंट हुआ था फौज की सर्विस में, जो हिंदुस्तान की फौज में जो इनके दादा ने जो सर्विस दी थी और जो अलॉटमेंट हुआ था, उस अलॉटमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी। परपेचुअल अलॉटमेंट जो लीज की होती है, मुझे नहीं लगता कि उसमें इंडेफिनिट राइट्स होते हैं, वो देखना पड़ेगा क्या उसका मामला है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर वो इनकी लीज किसी और को अलॉट कर दी गई है इलीगली, जैसा इनका क्लेम है, तो उसमें जरूर रूल्स का वायलेशन किया गया होगा। तो अगर किसी भी रूल्स का वायलेशन है तो उसके लिए बेहतर ये है कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत उसकी सारी डिटेल निकालें, उसकी सारी सर्वे की
जो भी सारी चीजें हैं वो निकाले, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स निकाले और चीजों को इकट्ठा, और ये सब करने के लिए इनको एक लॉयर को हायर करना पड़ेगा जो लैंड मैटर्स में समझता हो और जिनको इनकी जानकारी हो, जो एक्सपर्टीज रखते हो, और उसके बाद इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद रिप्रेजेंटेशन वगैरह देने के बाद रिटन में, और फिर इनको कोर्ट जाना होगा मेरे समझ से। जी नहीं, इनका 2014 तक डॉक्यूमेंट्स, पानी डॉक्यूमेंट जो होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड थी बता रहे, वहां पर खेती वगैरह ये लोग करते थे, तो जो टैक्स वगैरह वो पानी का पे करते रहेंगे, 2014 तक इन्होंने किया है उसका। जी, इसीलिए मैं जो देखना पड़ेगा सारी चीजों को ना कि अलॉटमेंट की, क्योंकि ये कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी नहीं है ना, अलॉटेड लैंड है, लीज्ड लैंड है, राइट। क्योंकि आपने फौज में सर्विस दी, फौज की सर्विस के तहत में आपको अलॉटमेंट किया गया। आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में कुछ मेरे जो जाती तजुर्बे हैं, कुछ मुकदमों के देखे मैंने, लैंड एक्विजिशन के मैटर्स देखे हैं, खासतौर से आंध्र प्रदेश में। अब जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना से होने के बाद कानून तो करीब करीब सेम है, मैंने ये देखा है कि वहाँ अलॉटमेंट की कंडीशंस बड़ी दूसरे तरीके की होती है, राइट। 5-5 साल का भी अलॉटमेंट होता है जो कि सरकार जमीनें खेती करने को दे देती है, और उस पर कंडीशंस होती हैं कि ये प्रॉपर्टी नॉन अलाइनेबल, मतलब आप इसको न किसी को फर्दर सबलीज कर सकते हैं, न किसी और को दे सकते हैं, न बेच सकते हैं, न ये प्रॉपर्टी आपकी जिंदगी के बाद आपके लीगल हेयर्स को जाएगी। तो इसलिए अलॉटमेंट की कंडीशंस को देखना पड़ेगा कि अलॉटमेंट की कंडीशंस क्या थी, उसके बेसिस पे ही आप कानूनी कार्रवाई प्लान कर सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। बोलिए, सवाल पूछिए अपना भाई। सर मेरा सवाल ये है कि मुझे एक फैमिली ने अडॉप्ट किया था बचपन में। हेलो जी जी बोलिए, सवाल कीजिए। तो अडॉप्ट किया था बचपन में, तो आज वो मुझसे कह रहे हैं, उन्होंने मेरा ये मुझे पता नहीं रखा था अपने घर वालों का, इन्होंने कमिटमेंट की थी जिसको पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है, जिसको पता ये नहीं रहेगा। तो आज वो मुझसे कह रहे हैं कि तेरा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर तेरा कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ तेरा कोई न कानून। तो आप नहीं बता रहे कि आपके वालिदैन कौन है? फिलहाल नहीं बता रहे हैं वो उन्होंने मुझे दिखाया वालिदैन घर। आज इन्होंने मुझे इतने साथ मेरे साथ झगड़ा किया, लड़ाई किया, कह रहा है कि यहाँ से निकलो, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं बनेगा। मैं जब वहाँ गया, वहाँ मेरे वालिदैन जिंदा नहीं है, और मेरे जो 2 बहनें वहाँ की हैं उनकी भी शादी हो गई है। जो एक घर था वो भी बट गया है, वो भी अब वहाँ है नहीं। तो ये अब क्या मेरा यहाँ, इनके यहाँ जो इनका घर है, इसमें कुछ हिस्सा नहीं बनेगा इसका कोई? चलिए बिल्कुल बताया जाएगा। फारूक साहब? नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा हिस्सा। अब तो जजमेंट भी आ गया इस पे, शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया गालिबन जजमेंट केस का नाम है, 2015 या 16 का जजमेंट है कि अडॉप्टेड मुस्लिम्स में भी जो अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं उनके राइट्स हैं। तो ऑफ कोर्स अगर ये बचपन में अडॉप्ट कर दिए गए होंगे तो वल्दियत वगैरह सारी चीजें तो इनके जो अभी अडॉप्टेड, जिन्होंने अडॉप्ट किया था उनके नाम वगैरह लिखे होंगे, तो उस राइट पे ये बिल्कुल चीजों को है, इनको बाहर ऐसे नहीं निकाला जा सकता। और दूसरी बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट जानने की ये होती है कि जो आग कर देना होता है कि हमने डिसओन कर दिया, तो मुस्लिम लॉ में ये परमिसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लोग इसको समझते हैं कि पॉसिबल है, परमिसिबल है, लेकिन टेक्निकली ये परमिसिबल नहीं है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वालिदैन की जिंदगी में आपका कोई हक, आपका कोई राइट क्रिएट भी नहीं होता प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये तो जाने मतलब उनकी जिंदगी के बाद ही आपके राइट्स क्रिएट होते हैं, आप पहले एजर्ट कर नहीं सकते। हाँ, कुछ नेगेटिव कॉवेनेंट्स उसमें है कि कोई आप फ्रॉड या कोएर्जन या कोई ऐसी चीज आप एस्टैब्लिश कर पाए। तो मेरे समझ से इनको किसी अच्छे सिविल लॉयर से जो फैमिली मैटर्स में एक्सपर्टीज रखते हैं उनसे मिलना चाहिए, अपना पूरा मामला डिस्कस करना चाहिए, अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन लेके, एविडेंस लेके, प्रूफ लेके, क्योंकि अडॉप्ट बचपन में ही जब छोटे में हो गए थे तो जाहिर सी बात है जो इन्होंने तालीम वगैरह ली होगी या जो भी इनके आई कार्ड वगैरह बने होंगे, आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या कोई भी राशन कार्ड हो, व्हाटएवर, वो सारी चीजें ऑफ कोर्स इनके अडॉप्टेड जो फैमिली ने इनको अडॉप्ट किया तो उनके नाम पे ही होंगे, तो उससे ही अपना राइट वहां पे क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे इनको बाहर नहीं निकाला जा सकता। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं गढ़मुक्तेश्वर से बात कर रहा हूँ, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश से। जी जी, सवाल पूछिए भाई अपना। मेरा सवाल है, मेरे दादा ने बैनामा किया था सन 1934 में। 34? हाँ जी, ठीक है।
और उसमें जो है बेनामी की सेवट नंबर डली हुई है और खेत नंबर, खसरा नंबर भी डले हुए हैं। और ठीक है, सवाल पूछिए। जी जी जी, और आज उसमें एक नंबर में नगर पालिका का दफ्तर बना हुआ है और और कुछ नंबरों में जो है ना आबादी बन चुकी है। और ये जो नंबर है नगर पालिका वाला, ये आबादी के अंदर है। पहले से ही जब बैनामा हुआ था जब भी। और जो वो दूसरी जमीनें हैं वो कुछ नॉन जेडे की है, कुछ जेडे की है, जो 1952 में जमींदारा खत्म हुआ था। तो अब इस पे हम क्या कर सकते हैं? बैनामा मेरे पास है ओरिजिनल। डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद है? हाँ, बैनामा है जी मेरे पास। नहीं तो इतना कब्जा हो गया उस पर पूरा, आपने बताया कि जैसे कि कॉलोनी बन गई है या गांव बस गया है, तो इससे पहले आपने कभी देखा नहीं था वहां जाकर? नहीं, वहाँ पता तो था, लेकिन हम जो है डाल नहीं पाए थे उसको। और नगर पालिका का जो दफ्तर है, जिन्होंने हमें बेची थी वो जमीन, उनके बेटे ने ही बैनामा कर दिया था नगर पालिका को सन 1962 में। चलिए, बिल्कुल जो भी बेहतर होगा जवाब दिया जाएगा। फारूक साहब, 1934 का मामला बता रहे हैं, दादा की ज़मीन थी, उसका डॉक्यूमेंट्स इनके पास है, अब उस पर बिल्डिंग्स बन गई, नगर पालिका का ही दफ्तर बन गया, बता रहे हैं वो। मुश्किल लगता है अब। वैसे भी राइट टू एडवर्स पोजीशन 12 साल के पोजीशन पे क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ तो आप 1934 की बात 34 की बात हो रही है, तो बहुत मुश्किल है। मतलब अगर ये कुछ मतलब मैं इनको डिमोरलाइज नहीं करूंगा, मैं इनको इनके उसके लेकिन मुश्किल है, मुझे मुश्किल दिखता है। भले कागजों ऐसे बहुत सारे मुकदमे मैंने देखे हैं, बहुत लोगों की तो जमीनों पे थाने बन गए हैं दिल्ली में, मैं ऐसा भी जानता हूँ। तो मुश्किल है, अब तो मुझे मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन तब भी अगर ये चांस लेना चाहें तो किसी अच्छे लॉयर से रास्ता कायम कर ले और मुलाकात कर ले, लेकिन दिखता नहीं है। मतलब मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है बहुत ज्यादा जी। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से। जी, जम्मू कश्मीर। जी, सवाल पूछिए। सवाल सर है, हमारी आवाम अजदाद की जायदाद है जमीन, ठीक है सर। जी जी, उसको किसी ये जो जमीन माफिया है ना, उन्होंने किया है उसको हिबाई जबानी, लेकिन हमारे ने नहीं लिख दिया है, उसने खुद ही काट दिया है उसको। आप लोगों ने नहीं बेचा नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से? हाँ सर, हाँ सर। जमीन के पेपर, पुराने पेपर हैं आपके पास, मौजूद है? पुराने पेपर हैं सर। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल जो भी बेहतर होगा वो जवाब दिया जाएगा। फारूक साहब, इनके आबा अजदाद की ज़मीन थी, डॉक्यूमेंट्स इनके पास मौजूद है, लेकिन बीच में कुछ लैंड माफियाओं ने उस पर कब्जा कर लिया है, उसके दूसरे डॉक्यूमेंट्स शायद बन गए इनके हिसाब से। हाँ, उस पर इन्होंने ओरल हिबा का भी जिक्र किया है कि इन्होंने हिबा जबानी से भी चीज़ों को वो क्लेम किया है, राइट को। मतलब इनकी ज़मीन को क्लेम राइट्स किया है कि इनके पास पहले उनके पास हिबा आ गई, ओरल हिबा से आ गई, और फिर हिबा से कॉरेस्पॉन्डिंग टाइटल चेंज हुए। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स हैं, ऑनरशिप प्रूफ करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको सिविल केस फाइल करना पड़ेगा और डिक्लेरेशन, एविक्शन, परमानेंट इंजंक्शन, मैंडेटरी इंजंक्शन क्लेम करना पड़ेगा इनको, और अपनी एविडेंस लीड करके कोर्ट पर स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि जो भी सब्सिक्वेंट ट्रांसफर है प्रॉपर्टीज के वो वैलिड नहीं है, और रिस्टोर किया जाए इनकी ऑनरशिप को, सारी चीज़ों को। तो उसके बेसिस पे ही चीज़ें तय हो पाएंगी। तो टाइटल को एग्जर्ट करने के लिए और टाइटल को अपने फेवर में डिक्लेयर कराने के लिए कि और ये ऑर्डर कराने के लिए कि जो लोग अभी काबिज हैं वो गैर कानूनी तौर से कोर्ट का रास्ता जो है वो अख्तियार करना चाहिए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। मैं ये सवाल है मेरा, मैं रहने वाला झारखंड का हूँ। ठीक है। वालेकुम सलाम। मैं रहने वाला झारखंड का हूँ। टीवी की आवाज थोड़ा सा बंद कर दीजिए, और या टीवी से दूर हो जाइए। फरीदाबाद में हूँ।
और मेरा झारखंड का एक प्लॉट है। आप दोबारा एक बार ट्राई कीजिए, टीवी का वॉल्यूम या तो कम कर दीजिए या टीवी से थोड़ा सा दूर होकर बात कीजिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। तो गालिबन कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई। तो नाज़रीन, आपके जहन में भी अगर कोई सवाल है तो लगातार हमारे साथ मारूफ वकील डॉक्टर फारूक खान साहब जुड़े हुए हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी JNK से मैं बात कर रहा हूँ, गुलाम नबी है मेरा नाम। जी जी भाई, सवाल पूछिए अपना। मेरा मकान है, वो ये सरकारी जो जमीन है ना, उस पर मैंने मकान बनाया। सरकारी जमीन पर? सरकारी 1988 में। तो फिर आजकल ये यहाँ के गवर्नमेंट कहते हैं ये जमीन खाली करो, वो करो, कागजात। उस टाइम मैंने कोई मतलब इजाजत नहीं ली किसी से। नहीं तो सरकारी जमीन पे आपने अगर मकान बनाया तो जाहिर सी बात अगर खाली करने को कहेंगे तो करना ही पड़ेगा। कोई डॉक्यूमेंट्स है आपके पास? कोई और सुविधा नहीं है, कुछ और जमीन हम देंगे उसके बदले या? 1988 से आप वहां पर रह रहे हैं? जी ठीक है, चलिए बेहतर है, जो भी इसका बेहतर हल होगा वो बताया जाएगा। फारूक साहब 1988 से इन्होंने सरकारी ज़मीन थी उस पर घर बना लिया, तब से वहाँ पर काबिज है, वहाँ पर रह रहे हैं। अब सरकार चाहती है, हुकूमत चाहती है कि वो जगह खाली कर ली जाए। तो ये जानना चाह रहे हैं क्या कुछ मुतबादिल हो सकता है, इसका मिल सकता है इनको? ये देखिए, मैं इनको सलाह दे सकता हूँ, लेकिन ये बेहतर नहीं होगा ऐसे प्रोग्राम पे इस क्वेश्चन पे सलाह देना, क्योंकि इससे जो है, क्योंकि एक एक्ट तो गलत है ना कि आपने सरकार की बनाया, कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है और सरकारी जमीन पे उन्होंने घर बनाया। अब मैं इसका जो डिफेंस है वो मैं आजमी साहब एज अ प्रोफेशनल लॉयर मैं यहाँ इसको वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा मसलहतन। आप समझ सकते हैं मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। मैं इनको ये कहूंगा कि ये किसी लॉयर से मिले और उससे जाके डिस्कशन करें। मैं इनको इशारा कर देता हूँ कि ये जब से वहां पे रह रहे हैं, जब से अपने प्रूफ वगैरह ले जाके मिले, और जैसे कि इन्होंने ये एक ऑफर दिया, इनकी एक अच्छी बात भी रही कि ये उसके एवज में कोई और जमीन देना चाहते हैं या उसका कोई पैसा भी अगर देना चाहे तो सरकार से, उस एजेंसी से सरकार की नेगोशिएट करके और दे के सेटलमेंट कर लें अपने और अपना मकान वहां रखें। और मैं इस क्वेश्चन के बेसिस पे जो भी आपके और व्यूअर्स हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुदा के वास्ते ऐसा कोई काम न करें जो गैर कानूनी है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस सीधे तौर पे एतराफ भी कर रहे हैं, सरकारी जमीन पे इन्होंने बनाया है और कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं पटना से बोल रहा हूँ। जी जी, अपना सवाल कीजिए। जी मेरा दादा की प्रॉपर्टी है, दो प्लॉट है। ठीक है। 1932 का खतियान है हमारे पास मेरे दादा के नाम से। तो उनका एक प्लॉट जो है तो मेरे सौतेले दादा ने बेच दिया है और दूसरे प्लॉट पे सौतेले दादा मतलब क्या, दादा के छोटे भाई? हाँ जी हाँ। ठीक है। तो उसी सिलसिले में जानकारी है, उनके से केस चल रहा है हम लोग का खाली कराने का। तो लेकिन वो खाली नहीं कर रहे। खाली उन्होंने तो आपने कहा ना उन्होंने बेच दिया है, तो खाली किससे करा रहे हैं? जिसको बेचा है? जिसको बेचा उसको नहीं, जिससे है उसको खाली कराना है। ठीक है, चलिए बिल्कुल जो भी होगा। 1932 का खतियान है हमारे पास मेरे दादा के नाम से। नहीं तो दादा के नाम से, ये भी तो उनके भाई हैं तो उनका भी तो हक होगा उस पर? नहीं उनका नहीं, मेरे दादा के नाम से प्रॉपर्टी कागज बना हुआ 1932 का खतियान पे। ठीक है, सर्वे खतियान जो होता है। ठीक है, चलिए बेहतर है। फारूक साहब देखिए, ऐसा है कि इन्होंने बताया कि ऑलरेडी मामला कोर्ट में चल रहा है। तो जो मामला कोर्ट में चल रहा है सब जुडाइस है और कोर्ट उसको एग्जामिन कर रही है मेरिट्स पे। तो उस पे एक कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल मैट्रिक्स होगा जो इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया अपना आपके सामने। तो जो मामला कोर्ट में है तो वो वहां अपने मुकदमे को मजबूती से लड़ें, अपनी बातों को रखें, अपनी गवाह और अपने सबूत पेश करें और वहां से जो फैसला होगा वो फैसला होगा, बेहतर होगा। जो 1932 के डॉक्यूमेंट्स इनके पास मौजूद हैं,
इनके सौतेले दादा या दादा के छोटे भाई जो भी इन्होंने जिक्र किया, उन्होंने बेच दिया, डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं, तो वो प्रॉपर्टी कैसे बेच देते हैं, किस तरह से मुमकिन है ये? अब देखिए, प्रॉपर्टी तो बहुत तरीके से बेची जाती है। प्रॉपर्टी बेचने के जाने में न जाए, ये जो लोग फ्रॉड करते हैं और जो लोग जमीन के हेरा फेरी में माहिर हैं, मैं अभी राजस्थान के मैं कुछ कॉम्प्लेक्स लीगल लॉ मैटर्स देख रहा हूँ जिसमें कि जमीन किसी और की है, गिफ्ट किसी और को हुई है, बेची किसी और को गई है, ऑफ अटॉर्नी किसी और के नाम पे है। एक वक्त में 2-3 साल के पीरियड में वो जमीन 10-12 लोगों को बेची जा चुकी है, राइट, पोजीशन पे कोई और है। तो जमीन का जो फ्रॉड है, इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप जमीन की कोई ट्रांजेक्शन करें तो उस पर बहुत जल्दबाजी ना करें। उसमें कोई हतमी राय लेने से पहले कि आप बिल्कुल तय कर लें कि आप ले जा रहे कोई भी जमीन या मकान, कानूनी मशवरा करने से पहले बिल्कुल, और उससे करें। देखिए होता क्या है, आपको बताऊं मैं, आजमी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने। ये होता क्या है कि आप मान लीजिए 50 लाख रुपए की चीज ले रहे हैं, भाई अगर 50,000 लाख रुपए आप किसी प्रोफेशनल पे, लॉयर पे खर्च करते हैं तो कम से कम आप सुकून में तो रहते हैं। जी बिल्कुल। और फिर वो आप एक पूरी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट ले, पूरी देखें, उसका पूरा बैक टाइटल पे जाएं। भाई जमीनों के कागजात 1800 से हम लोगों ने देखे हैं, 1700 से देखे हैं, लाहौर के पेपर्स, शिमला वगैरह की प्रॉपर्टीज में हमने लाहौर के कागजात देखे हुए हैं। तो आप पूरा चेन बनाए, टाइटल बनाए, देखें कि कहीं कोई उस पर अटैचमेंट तो नहीं है, कोई एक्विजिशन तो नहीं है, कहीं इनकम टैक्स ने अटैच कर रखा हो, कहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अटैच कर रखा हो, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आया पड़ा हुआ हो। बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है। तो इसलिए आप प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एक प्रोपोजिशन है जिसको कहते हैं बायर बी अवेयर, राइट। तो जो लोग खरीद रहे हैं वो बिल्कुल सावधान रहें, अटेंशन रहें। तो उसको प्रॉपर तरीके से देख दाख के ही आगे बढ़ना चाहिए, वरना जमीन के फ्रॉड बहुत ज्यादा है और बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके के फ्रॉड है। कुछ तो ऐसे फ्रॉड है जिनको आप ओवरकम नहीं कर पाते। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जोड़े, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? गुजरात से, मौलासा शहर है। गुजरात से। जी भाई, सवाल पूछिए अपना। सवाल ये है कि हमारी जमीन 31 गुंठा जमीन थी मौलासा शहर में, वो जमीन नगर पालिका ने दबा ली है, मौलासा शहर नगर पालिका। ठीक है। वो अब जाते हैं नगर पालिका में तो कहते हैं दान कर दो, ये कर दो। आज भी वो जमीन हमारे नाम पर ही है। अब आज भी 7 बार का उतारा हम तो नगर पालिका ने क्या वहाँ पे कुछ तामीर वगैरह कर ली है या अभी खाली प्लॉट है? पानी का प्लांट कर डाला है, पानी का प्लांट डाल दिया वहाँ पर। पहले जमीन आगे की जमीन उन्होंने 1-2 एकड़ उनको बेचाती दिए है, और ये 31 गुंठा हमारे नाम पर ही है आज भी। वो पानी के प्लांट कर डाले उन्होंने, जवाब बरोबर देते नहीं हो। चलिए, 7 बार का उतारा आज भी करते हैं तो हमारे नाम का ही है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो फारूक साहब, इनकी 31 गुंठे ज़मीन है बता रहे हैं गुजरात में, नगर पालिका ने उस पर कब्जा कर लिया है और पानी का प्लांट जो डाल दिया है। तो ये जब जाते हैं तो कहते हैं कि दान कर दो, तो क्या इसका बेहतर तरीका है? एक्चुअली इसका इन्होंने शायद कुछ जमीनें उनको बेची भी हैं जो इनके पास समझ में आ रही थी, बाकी जमीनें इनके हिसाब से बाकी बेची 31 गुंठा इनके पास है, इनके नाम है। जी, तो उसका तरीका ये है इसमें आजमी साहब कि अगर वो एक्विजिशन नहीं की है, अगर एक्विजिशन भी नहीं की है, एक्वायर भी नहीं किया है या परचेज भी नहीं किया है और जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, जो मुकदमा फाइल करें, बिल्कुल मुकदमा फाइल करें। किसी को ये अख्तियार नहीं है, इवन आपको आइन कॉन्स्टिट्यूशन से ये अधिकार मिलते हैं कि ये गवर्नमेंट को भी अधिकार नहीं है कि वो किसी का जमीन कब्जा कर ले। अगर कोई जमीन लेनी है गवर्नमेंट को तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, जमीन एक्विजिशन होता है, एक्वायर की जाती है जमीन, उसके लिए पूरा कानून है, उसके लिए पूरा प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करना है, पैसे देने हैं। तो इनको इंतजार नहीं करना चाहिए, इनको तुरंत मुकदमा फाइल करना चाहिए मेरे हिसाब से। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम आजम भाई। जी बताइए, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मैं पूछ रही हूँ, मैंने अपना घर डिपॉजिट तो भाड़े से दी थी अगले नवंबर को, 1 साल हो गया। ठीक है। तो अभी हमारा ये लॉकडाउन की वजह से ना बहुत परेशानी आ गई थी, तो अभी वो लोग खाली कर दिए। ठीक है। अब लॉकडाउन में तो हम पैसा नहीं दे पा रहे, 4 लाख रुपये, वो लोग हमें परेशान करे, उससे बोलिए क्या करना चाहिए? मकान किसका है? मेरा नाम है फरीदा। आपके नाम था, उन्होंने खाली कर दिया, 4 लाख उन्होंने डिपॉजिट दिया था, वो आपको वापस करना है।
हाँ वो मांग है अभी बहुत जबरदस्ती, लेकिन अभी लॉकडाउन है, इससे परेशान है। थोड़ी देर हमारा घर कुछ हो जाएगा मैं दे दूँगा, वो लोग हमें परेशान कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम मुंबई कुल्ला। मुंबई कुल्ला, ठीक है, चलिए बिल्कुल बता जाएगा। फारूक साहब, इनका कोई मकान था, उन्होंने किराए पे दिया था, 4 लाख रुपए उसकी पकड़ी या एडवांस थी, अब वो खाली कर दिया उन्होंने, अब वो 4 लाख रुपए मांग रहे हैं, इनके पास पैसे नहीं है, क्या करेंगे? अब ये तो उनका हक है मांगना, और इनका कुछ टाइम वगैरह दिया जा सकता है कानूनी तौर पर, कुछ इस तरह का इनसे बात करें उनसे वो, और उनको कन्विंस करें कि भाई हम पैसे अभी हमारे पास है नहीं, मैं जितने वक्त में होगा वो दे देंगे, वरना वो कोर्ट जाएंगे। अपने अगर ये पैसे तब भी नहीं देंगे तो वो कोर्ट जाएंगे, रिकवरी वगैरह फाइल करेंगे, आर्बिट्रेशन जो भी इनके कॉन्ट्रैक्ट में होगा, तो वहां जाके आप कोर्ट से कहिए कि साहब मेरे पास अभी पोजीशन नहीं है, मैं दे दूंगी, लेकिन ये कोई डिफेंस नहीं होता मेरे पास मेरी पोजीशन नहीं है। अगर मैंने किसी के पैसे लिए हैं आजमी साहब और मुझे वो पैसे वापस करने हैं, तो मैं कहीं से भी लाके दूं, ये मेरी जिम्मेदारी है ना। जी जी बिल्कुल जी, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर ले, जिनको लेना है उनसे रिक्वेस्ट कर ले कि भाई वक्त और दे देंगे आपको। जी जी, तो ये तो आपस की सहमति का मामला है, इसमें कानून कोई मदद नहीं करेगा इनकी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हमीरपुर से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, ये देखिए, ये एक है, यही हैदराबाद में मेरा एक 250 पे एक मकान है, जो ये मकान मेरे सास साहबा के नाम पे था। ये सास के नाम है? जी ठीक है। और सास साहबा के नाम पे था, उसके बाद सास साहब के इंतकाल के बाद ये मकान जो है मेरे 4 साल है, यानी 4 लड़के थे उनको। एक लड़का ने सऊदी में जो थे उन्होंने बनाए थे, तो ये लोग तीनों चारों सब मिलके जो है एक रिलीज डीड बना के एक साले को दे दी पूरा। ठीक है। प्रॉपर्टी वो साले साहब कनाडा में रहते हैं। उन्होंने क्या किए, मेरे को जो है सेल ऑफ अग्रीमेंट करे और पूरे पैसे में दे दिया उनको। इत्तेफाक से ऐसे हो गया, लास्ट ईयर उनका इंतकाल हो गया। ठीक है। और मैं जो है रजिस्ट्री नहीं करवाया, तो आप क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए? क्या उन लोगों की तरफ से कुछ प्रेशर है कि आपने लिया है, खरीदा है नहीं, इस तरह का कोई दबाव है? कुछ भी है, वो लोग पूरा मेरे फेवर में है, कुछ भी वो लोग जो है करना, पेपर देना चाह रहे, करना चाह रहे, क्योंकि उन्होंने जिंदा रहे तक मैं रजिस्ट्रेशन कराना था, मैं नहीं करा सका। नहीं तो जब जिंदा थे आपने पूरी पेमेंट कर दी थी, तो क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाया आपने? अग्रीमेंट ऑफ सेल है। एग्रीमेंट ऑफ सेल है, पेमेंट वगैरह का उसमें पूरा हवाला है? पूरा हवाला है। चलिए बिल्कुल। फारूक साहब, क्या कुछ बेहतर इसमें राय दे सकते हैं? हो जाएगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से हो जाएगा, कोर्ट ऑर्डर कर देगी रजिस्ट्री का, पर इनको कोर्ट जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर बाकी लोगों ने रिलिंक्विशमेंट डीड दी हुई है, रिलीज राइट्स दिए हुए हैं, और वो लोग भी आज की डेट में भी अगर रेडी हैं इनके हक में करने के लिए, रजिस्ट्री तो हो जाएगी। अब यहाँ पे एक कैच है, कैच ये है कि अब ये देखना होगा कि क्या वो एग्रीमेंट उससे रजिस्टर्ड है कि नहीं है। नहीं, उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि इनके 4 साले हैं, एक साले का पैसा लगा, दूसरे ने बनवाया है और इन्होंने खरीदा है, ये भी, तो फिर वो चारों को रेडी होना पड़ेगा। नहीं, वो कह तो रहे हैं कि चारों लोग रेडी हैं, और रेडी ने रिलिंक्विशमेंट राइट दिया हुआ है सबको। अब देखिए यहाँ पे कैच है, अगर ये एग्रीमेंट उससे रजिस्टर्ड है, और रजिस्टर्ड यानी आपने उस पर स्टैंप ड्यूटी दी हुई है सरकार को, तो आपको कोई आपके साथ हो या न हो फर्क नहीं पड़ता, आप जाइए कोर्ट दाखिल कीजिए, कोर्ट ऑर्डर कर देगी रजिस्ट्री करने के लिए। लेकिन अगर एग्रीमेंट उससे अनरजिस्टर्ड है, जो कि नॉर्मली लोग ये गलती करते हैं, अमूमन गलती करते हैं, तो आपके लिए जरा मुश्किल है, राइट। लेकिन खैर, उसको बैलेंस करने के लिए आपने कहा कि बाकी लोग हैं, वो तैयार हैं आपको रजिस्ट्री करने के लिए, तो आप इस पे किसी सिविल लॉयर, अच्छे सिविल लॉयर से मशवरा करें अपने शहर में, और तुरंत इसको करा लें, इस पर ज्यादा वक्त ना लगाएं तो बेहतर है। आज वो लोग साथ खड़े हैं, कल किसकी नीयत बदल जाए ये कोई जानता नहीं है, फिर आपकी बाकी जिंदगी जो है वो मुकदमा लड़ने में ही बीत जाएगी। तो बेहतर ये कि इसको क्लोज जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लिया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी सवाल पूछिए। जी सवाल मेरा ये है कि हमारे पास जमीन है, हम 11 साल से है हमारे पास जमीन, और पूरे पेपर्स है उसके, सब चीज है, लाइट का बिल, हर चीज मेरे हस्बैंड के नाम पे ही है सब चीज। ठीक है। मगर जब हम उसको कंप्यूटर पे जाके देखे तो हमारे हस्बैंड का नाम ही नहीं है उस पे, किसी और का नाम बता रहा।
तो कहाँ पे आप रजिस्ट्री ऑफिस में अगर देख रहे हैं तो? जी हाँ, हम क्या करना है इसका, क्या इलाज है इसका, मतलब क्या कर सकते हैं? तो उस जमीन पे क्या कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ पड़ा है? जी वो एग्रीकल्चर जमीन है, हम उस पे काम कर रहे हैं, मतलब फसल है। नहीं तो आपने कहा ना बिजली का बिल वगैरह, तो क्या वहाँ पे बोर वगैरह डला हुआ है? जी हाँ, सब चीज है, बोर है, सब काम होता। 11 साल से मेरे पास ही है, मैं 11 साल हो गए वो लेके जमीन। ठीक है, चलिए बेहतर। फारूक साहब 11 साल से इनके पास एग्रीकल्चर जमीन है, इनके शौहर के नाम बता रहे, बिजली के बिल वगैरह सब इन्हीं के नाम आता है। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है इसका आजमी साहब। डिजिटलाइजेशन जो रिकॉर्ड्स का है उसमें कमियां रहती हैं और उसमें मिस्टेक्स रहती हैं, कोई मुश्किल नहीं है, इन्हें बिल्कुल परेशान या घबराने की बात नहीं है। कंसर्न सब रजिस्ट्रार ऑफिस या तहसील ऑफिस जहां पे वो रिकॉर्ड मेंटेन होता हो वहां जाके बात करें कानून गो लेखपाल वगैरह से, और वहां तहसीलदार को या सब रजिस्ट्रार जो भी हो उसको जाके एक दरखास्त दें इन राइटिंग की भाई इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं। हो सकता है म्यूटेशन वगैरह शायद ना कराया हो, मे बी जमाबंदी जिसे कहते हैं, या हो सकता है कोई मिन जुमला हो, उसमें खाता एक ही खाते में कई लैंड्स हो तो एक का ही नाम शो कर रहा हो, तो वो वहां जाके करा लें। और अगर उसके बावजूद नहीं होता तो हर स्टेट में चूंकि लैंड लॉज के मैटर्स हैं तो नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, और जो उनके मातहत उनको पावर्स होती है उनकी बाकायदा कोर्ट लगती है ऐसे मैटर्स के लिए। तो वहां जाके अगर दरखास्त देने के बाद भी काम नहीं होता तो वहां जाके करा सकते। कोई मुश्किल इसमें कोई घबराने की बात नहीं, मुझे ऐसे दिखाई नहीं देती। जो बातें इन्होंने बताया है, जो फैक्ट्स हैं, तब भी हाँ उसके हिसाब से, लेकिन तब भी किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना चाहिए और उस पर आप आगे काम कर ले तो ज्यादा बेहतर। बिल्कुल। वक्त से पहले मैं फिर से एक बार ये कह दूं, वैसे आप ये हर बार कहते हैं, मैं भी कह दूं कि देखिए हम लोग एक तरह का ये लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम है। तो हम यहाँ कोई भी आपको फैसला करने से पहले बिल्कुल कानूनी मशवरा सलाह नहीं देते, हम बस एक अवेयरनेस देते हैं। तो कभी भी इन बातों पे आप वो करके फाइनल कॉल न लें और इस बात को जाके आप वेरीफाई करें अपने लॉयर के साथ। और जो कभी भी वकील जो होगा वो आपके कागजों को देखने के बाद ही आपके लिए कोई स्ट्रेटजी बनाएगा या आपका मुकदमा कानून के तहत करेगा। हम लोग तो बस एक अवेयरनेस का प्रोग्राम करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब न्यूज़ 18 में वक्त देने के लिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आदाब।